अंकिता की सहेली नीलिमा की शादी तय हो गई थी। नीलिमा लव मैरिज कर रही थी। वो अपनी लव मैरिज को लेकर बहुत ही उत्साहित थी। यार अंकिता, सचमुच मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी लव मैरिज की विश पूरी हो रही है। मेरा प्यार 7 जन्मों के लिए मेरा होने जा रहा है। कितने लोग हैं जो लव मैरिज को तरसते हैं, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल पाता। पर मुझे तो लगता है कि लव मैरिज सबसे बेस्ट होती है। उसमें 2 लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, साथ में रहते हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। फिर आसानी से हम किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जो काफी समय से हमारे साथ होता है, हमें जान चुका होता है। पर मेरा मन था कि तू भी लव मैरिज करे, पर अब तो तेरी लव मैरिज होने से रही। तुझे तो अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी। तुम जानती हो नीलिमा, यश ने मुझे धोखा दिया है। उसने विदेश जाकर वहीं एक लड़की से शादी कर ली है और वहीं पर सेटल हो गया है। इसी वजह से मेरा प्यार से मन उठ गया है। अब तो मम्मी पापा जहाँ कहेंगे मैं वहीं पर शादी कर लूंगी। हाँ, अब तो तुझे ना चाहते हुए भी अरेंज मैरिज ही करनी होगी। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे शादी की बहुत सी तैयारी करनी है। वो मुझे सागर के साथ मार्केट जाना है। नीलिमा के लव मैरिज की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। वहीं अंकिता थोड़ी उदास थी क्योंकि वो भी लव मैरिज करना चाहती थी, पर जिस लड़की से वो प्यार करती थी उसने साथ नहीं निभाया। अब अरेंज मैरिज को लेकर अंकिता के मन में बहुत से सवाल थे। कुछ दिनों बाद नीलिमा की शादी हो जाती है और इधर अंकिता का रिश्ता भी तय हो जाता है। सौरभ बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती भी है। कपड़े का पूरा शोरूम अकेले संभाल रखा है। हमारी अंकिता बड़ी किस्मत वाली है जो इतना अच्छा लड़का इसे मिला है। हाँ वो तो है। वैसे पंडित जी बोल रहे हैं 15 दिन बाद ही शादी का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। अब हमें बहुत जल्दी शादी की तैयारी करनी होगी। 15 दिन बाद शादी का सुनकर अंकिता घबरा जाती है क्योंकि वो सौरभ को अभी ठीक से मिली भी नहीं थी और न ही उसकी सौरभ से ज्यादा बात हुई थी। अरे यार सॉरी, वो मैं तेरा फोन नहीं उठा पाई। वो क्या है ना, सागर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। बोल रहे थे कि पहले वो खा लो उसके बाद ही किसी से बात करूं। तुम तो जानती ही हो, अब पति प्यार से ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाए तो किस बीवी का मन नहीं करेगा शौक से खाने का। वैसे क्या हुआ, तू मुझे फोन कर रही थी? सब कुछ ठीक तो है ना? नीलिमा, मेरी शादी पक्की हो गई है। 15 दिन बाद मेरी शादी है। क्या 15 दिन बाद तेरी शादी है? पर तू तो उस लड़की को जानती भी नहीं है। वैसे तू सौरभ से मिली है? बस वही जब सगाई पक्की करने के लिए आए थे तभी हल्की फुल्की बात हुई थी। हाँ, उनका फोन आया था। बोल रहे थे कि आज कुछ देर के लिए मैं उनके साथ बाहर चलूं, तो आज जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं। अब तो तुझे अरेंज मैरिज करनी ही पड़ेगी। देखो क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से तो लव मैरिज ही बढ़िया रहती है। देखना मैं कितनी खुश हूँ। सागर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। मेरी नजर में तो लव मैरिज बेस्ट है। पर कोई नहीं, तेरी अरेंज हो रही है तो मैं तो यही कहूँगी कि वो भी ठीक है। नीलिमा की अटपटी सी बातें सुनकर अंकिता और परेशान हो जाती है। उस दिन सौरभ उसे सबसे पहले मंदिर ले जाता है। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? हम ऑर्डर कर देते हैं। जी, आपको जो पसंद है आप मंगा लीजिए, मैं उसी में से थोड़ा ले लूंगी। ओके, तो ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। यही लव मैरिज होती तो मेरी पसंद का आता। बताओ तो, दोबारा भी नहीं कहा और झट से ऑर्डर कर दिया, वो भी अपनी पसंद का। अंकिता हाथ धोने चली गई। कुछ देर बाद जब वो लौटी तो वो हैरान थी। खाने की टेबल पर वही सारी डिशेस रखी हुई थी जो कि अंकिता को पसंद थी। अरे ये सब तो मेरी पसंद का है, क्या आपको भी ये सब पसंद है?
आज से पहले तो नहीं था, पर अब तुम्हारी हर पसंद मेरी पसंद होगी। मैंने तुम्हारी मम्मी को कॉल करके पूछ लिया था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हें वो सॉफ्टी वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। हम रास्ते में वो भी खाएंगे, और हाँ, गोलगप्पे भी। वो मैं तुम्हें एक फेमस जगह है वहाँ के खिलाऊंगा। और खट्टे पानी वाले। हाँ, खट्टे पानी वाले। चलो, मैं भी एक दो खा ही लूंगा। वैसे अंकिता, बाकी तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। अंकिता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूँ। मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई कमी न रहे। तुम तो मेरे लिए बेस्ट वाइफ बनने जा रही हो। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। अंकिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सौरभ उसे इतना प्यार करेगा। उसके मन की सारी टेंशन दूर हो गई। उस दिन अंकिता ने सौरभ के साथ बहुत एंजॉय किया। सौरभ ने उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने दी। शादी की सारी शॉपिंग भी सौरभ और अंकिता ने एक साथ ही की। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की भी शादी हो गई। शादी के बाद अंकिता ने सारे घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया। वो बढ़िया बढ़िया पकवान अपने पति को बनाकर खिलाने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ नीलिमा खाना बनाना नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी सास से खाना बनाना सीख लिया। अंकिता की एक ही कल्चर में शादी होने के नाते अंकिता अपने ससुराल के रीति रिवाज झट से सीख गई। आज की पूजा की सारी तैयारी अंकिता बहू ने की है, इसने मुझे किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। वहीं दूसरी तरफ नीलिमा ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिस वजह से उसे अपने ससुराल वालों के रीति रिवाज सीखने में वक्त लगने लगा, जिससे नीलिमा को अपने ससुराल में एडजस्टमेंट करने में वक्त लगता है। एक रोज अंकिता और सौरभ एक शादी में गए थे, जहां नीलिमा भी सागर के साथ पहुंचती है, जहां वो देखती है कि पूरी शादी में सौरभ अंकिता का खूब ख्याल रख रहा है और उसकी हर फरमाइश पूरी करता है। ये सब देख नीलिमा और अंकिता की गलतफहमी अब दूर हो गई कि अरेंज मैरिज में हम वो प्यार नहीं पा सकते जो लव मैरिज में पाते हैं। लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, बात आती है अच्छे पार्टनर की। जब लड़का और लड़की दोनों की सोच मिल जाती है तो रिश्तों में प्यार अपने आप ही आ जाता है। बस जरूरत होती है आपसी प्यार और एक दूसरे के दिल की भावनाओं को समझने की। अशोकपुर नाम के एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कंगना था। कंगना एक अनाथ और बेसहारा लड़की थी। 2 साल पहले उसके माँ बाबूजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कंगना का उसके माँ बाबूजी के अलावा और कोई भी नहीं था। कंगना अपने माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद अकेली पड़ गई थी। कंगना बहुत सुंदर थी और बहुत मेहनती लड़की थी। वो अपना जीवन यापन करने के लिए खुद ही सिलाई का काम करती है और वो काफी अच्छी सिलाई करती थी। और उसकी 2 बहुत ही अच्छी सहेलियाँ थीं, सोनाली और नीलम। ये ले कंगना, बता कैसा है ये सूट? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत जमेगा तुम पर। हाँ, पर ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। पर हमारे लिए क्यों? वो इसलिए मैडम, क्योंकि हमारी नीलम को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ये चाहती हैं कि तू और मैं भी वहाँ पर मौजूद रहें। अब दुल्हन की सहेली भी तो अच्छी दिखनी चाहिए ना, नहीं तो क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले कि कैसे दोस्त हैं। और तेरे पास इतना समय भी तो नहीं है कि तू हमारे साथ शॉपिंग पर चल सके, तो हमने खुद ही तेरे लिए सूट ले लिया। बता ना कैसा है? हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। चल ठीक है, अब अपना ये रोना धोना बंद कर और ये सूट पहन लेना कल, और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना। चल कल मिलते हैं, बाय। ऐसा कहकर नीलम और सोनाली वहाँ से चली जाती हैं। नीलम सोनाली और कंगना को फोन करती है और उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। लड़के के परिवार में उसकी माता, बहन और उसका दोस्त आया हुआ था।
वो सब गाड़ी से उतरकर घर में जाने लगते हैं कि तभी रोहन की नजर सामने से आ रही कंगना पर जाती है। वो पीली सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी, किसी परी के जैसी। जैसे ही रोहन उसे एक टक देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। क्या हुआ, कहाँ गुम हो गए? नितिन अपनी नजर रोहन की नजर के पीछे करता है तो उसे पता चलता है कि वो कंगना को देख रहा था। ओहो, अब समझ में आया, क्या देख रहा है? कुछ भी तो नहीं, चल अंदर चले। इसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं। नीलम की माँ नीलम को बुलाती है। कंगना और सोनाली नीलम को बाहर लाते हैं। नीलम को देखकर नितिन बहुत खुश हो जाता है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। नितिन देखता है कि रोहन कंगना को देखे जा रहा है, तो वो रोहन के मन की बात भी बोल देता है। मुझे तो नीलम बहुत पसंद है, पर आंटी जी, हमें अपने दोस्त रोहन के लिए भी आपसे कुछ चाहिए। आप ना कहे तो कह दूं? हाँ बोलो बेटा, ये तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना कि नीलम का। दरअसल मेरे दोस्त रोहन को आपकी बेटी की सहेली कंगना बहुत पसंद है। अगर आप कंगना के माँ बाप से रोहन के रिश्ते की बात चलाए तो। बेटा कंगना? ऐसा क्या बोल दिया आंटी जी, जो आप इतना हैरान हैं? वो बेटा कंगना का कोई भी परिवार वाला नहीं है। ये बेचारी अनाथ है। इसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, तब से बेचारी अकेली है, पर बहुत ही गुणी है हमारी कंगना। कंगना भी ये सब अचानक से सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे इसकी कतई उम्मीद नहीं थी, पर कहते हैं ना, जोड़ी तो आसमान से बनकर आती है। वही हुआ आज। अचानक से रिश्ता तो आया नीलम के लिए था, पर भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि रोहन भी अनाथ है। उसका भी हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर मेरे लिए नितिन और रोहन में कोई अंतर नहीं है। जितना मेरे लिए नितिन है, उतना ही मेरे लिए रोहन है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि दोनों सहेलियां एक ही परिवार में मिल जाएं। पर बहन, हम कंगना से पूछे बगैर हाँ नहीं कर सकते। इसकी टेंशन आप मत लो आंटी, इसको तो हम मना लेंगे। नीलम और सोनाली कंगना को एक कमरे में ले जाते हैं और उसे रोहन से शादी के लिए कन्विंस कर लेते हैं और कंगना उनकी बात मान जाती है। इसके बाद सोनाली बाहर आकर ये अनाउंसमेंट कर देती है, मुबारक हो, कंगना को भी शादी मंजूर है। बोले तो मजा आ जाएगा। इसके बाद रोहन कंगना से मिलता है और नितिन नीलम से। मिलने के बाद नितिन के परिवार वाले घर चले जाते हैं। मैं खुद को कितना बदनसीब समझती थी कि भगवान ने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले और इतनी प्यारी माँ जो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहती है। इस अनाथ को आपने नहीं बेटा, ये शब्द फिर से तू मुँह से मत निकालना। फिर मत कहना कि तू अनाथ है। हम हैं ना तेरे साथ। एक माँ के होते हुए कोई कैसे अनाथ हो सकता है। ये सब सुनकर सोनाली और नीलम की आंखें भर आती हैं। रीमा सुमन को फोन करती है और बताती है कि शादी की तारीख तय हो गई है और वो ये चाहती है कि नितिन और रोहन की शादी दोनों एक ही दिन हो और किसी चीज की कोई कमी ना हो। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तेरी शादी की तारीख तय हो गई है और तेरी और कंगना की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होगी। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। मैं जाकर ये खुशखबरी सोनाली को और कंगना को सुनाती हूँ। नीलम दौड़ते हुए कंगना की दुकान पर जाती है। आराम से नीलम, तुझे चोट लग जाएगी। आखिर वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन? अब हम तो हुए परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। बहुत बेसुरा गाती है तू। अपना फटा हुआ ढोल बंद कर और काम की बात बता।
अच्छा जी, तो सुन कि कंगना और मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। आज से ठीक 10 दिन के बाद हम तो तुझे छोड़कर अपने पिया के घर चले जाएंगे। ये सब सुनकर कंगना रोने लग जाती है। तब सोनाली उसे शांत कराती है। आज माँ और बाबूजी होते तो कितना खुश होते। वो जहाँ भी हैं, वो वहाँ से सब देख रहे हैं और वो भी खुश होंगे कि उनकी बेटी को कितना अच्छा हमसफर मिला है। कंगना अपने आंसू पोंछती है। चलो ठीक है, हमको कुछ शॉपिंग भी करनी है और कैटरीना वाला लहंगा भी तो लेना है हमें। और हमें भी तो। और तू क्या लेगी कंगना? मेरे पास मेरी माँ की शादी का लहंगा है। मेरा बहुत मन है कि मैं वही पहनूं। उसको पहनने से मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। नीलम का घर फूलों से सजा हुआ होता है। हर तरफ फूल लगे हुए थे। लड़ियाँ भी चमक रही थी और मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं। कंगना और नीलम दोनों तैयार हो जाते हैं। वो दोनों बेसब्री से बारात का इंतजार कर रही थी। बारात भी आ जाती है। पंडित जी ने दुल्हनों को नीचे बुलाने के लिए कहा। सोनाली दोनों को नीचे ले आती है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शादी में कन्यादान के लिए पंडित जी पहले नीलम के पिता को पुकारते हैं। नीलम के पिताजी नीलम का कन्यादान कर देते हैं, जिसके बाद पंडित जी कंगना के पिताजी को बुलाते हैं, पर कोई वहाँ पर नहीं आता। वो उसे दूसरी बार बुलाते हैं। कहाँ हैं इनके पिताजी? वो आगे क्यों नहीं आ रहे? पंडित जी, हमारे पिताजी नहीं हैं, हम अनाथ हैं। इतने में नीलम के पिताजी आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मेरे लिए तुम में और नीलम में कोई फर्क नहीं है। जैसे नीलम मेरी बेटी है, वैसे तुम भी हो। लोगों को तो एक भी कन्यादान नसीब नहीं होता, और देखो मैं कितना नसीब वाला हूँ। मुझे 2 बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या मैं आपको पिताजी बुला सकती हूँ? हाँ बेटा। आपने मुझ अनाथ को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। आपने मुझ जैसी कन्या का विवाह करवाया और कन्यादान भी किया। सच में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जो मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं। इसके बाद कंगना और नीलम की शादी संपन्न हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने ससुराल में चली जाती हैं और उन दोनों को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। और कंगना अब अनाथ नहीं है। रोहन के माँ बाप भी उसके माँ बाप हैं। एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी पोती इमली के साथ रहता था। कुछ समय पहले इमली के माता पिता का देहांत हो गया था। अब अशोक पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। इमली एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके दादा घर का सारा काम करते थे और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर मोमोज बनाकर बेचा करते थे। इमली की क्लास में बुलबुल नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा इमली को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। इमली पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बुलबुल, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपनी फ्रेंड इमली को देखो, कम से कम इसी से सीख लो। इसके तो माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे बुलबुल पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस मोमोज वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मोमोज वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन इमली स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में बुलबुल अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब इमली अपनी क्लास में जा रही थी, तब बुलबुल उसे धक्का मार कर गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत
आज टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाली को धक्का दिया? नहीं, बुलबुल ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर सभी बच्चे इमली पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस मोमोज वाली की, कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। कुछ दिनों बाद बुलबुल का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुलबुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाह, कितनी अच्छी सजावट करवाई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर बुलबुल अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन मोमो वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है बुलबुल, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को इमली तैयार होकर बुलबुल की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है। क्यों इमली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तू मेरे लिए। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। बुलबुल केक लेकर इमली के पास जाती है। इमली, ये लो केक। इमली केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी बुलबुल जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? बुलबुल, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद, मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है।
आज मेरे दादाजी को बहुत सारे मोमोज का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। इमली के दादा अशोक बहुत सारे मोमोज बनाकर उन्हें बेचने जाते हैं, लेकिन मोमोज लेने वाला मालिक बुलबुल का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या मोमोज का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद अशोक मोमोज लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी पोती का जन्मदिन है। मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जानी है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे बाबा जी, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा अशोक अपनी मोमोज की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर मोमोज बेच लेता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो, मोमोज वाला। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अशोक के सारे मोमोज पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे मोमोज में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? अशोक वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक चटोरी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना अंकल, ये सारे मोमोज आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे मोमोज खराब हो चुके हैं, ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परी लोक में माइक्रोवेव रखा है। मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी अशोक परी को वो सारे मोमोज दे देते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? अशोक उस परी को वो सारी बातें बताते हैं। फिर परी अपने जादू से सोने का लहंगा और चांदी का केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मोमोज खिलाते रहना। मैं हमेशा तुम्हारे पास आती ही रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोने के लहंगे और चांदी के केक को लेकर अशोक अपनी पोती के पास जाते हैं। इमली ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी शाम को बुलबुल और उसकी कुछ सहेलियाँ इमली के घर आती हैं। सभी इमली के सोने के लहंगे और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती हैं। और फिर इमली खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है।